आज के वीडियो में देखते हैं हम लोग रीजनिंग के टेस्ट सीरीज में ये 7वीं वीडियो। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। और ये आपके ये ध्यान में रखें कि जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं एनटीपीसी के चाहे रेलवे जेई के, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामवर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ और 30 मीटर चलता हूँ और फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूँ, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूँ और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूँ। मैं चलना प्रारंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूँ? तो काफी लंबा लगा ये पढ़ने में और काफी बड़ा और थोड़ा पेचीदा लगा, बट चलिए जैसे जैसे कहता गया हम वैसे वैसे करते हैं। कहीं से भी एक बिंदु ले लेते हैं। मान लिया जाए कि ये हमने ले लिया एक पॉइंट, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। कहा क्या पहले कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर। दक्षिण में आप जानते हैं डायग्राम कि ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और नीचे दक्षिण, यानी उसका मुंह इधर की ओर है। अब कहता है कि अब वामवर्त दिशा में घूमता है और 90 डिग्री घूमता है। वामवर्त कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड, यानी कि एंटी क्लॉक घूमता है। अगर इधर मुंह है तो वामवर्त किधर घूमेगा? इधर, और 90 डिग्री के एंगल से घूमता है। ये 90 डिग्री का एंगल बना और इधर घूमकर 30 मीटर चलता है। तो चलिए 30 मीटर लेकर चलते हैं। ये हो गया कितना? 30 मीटर। अब कहता है फिर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर से किधर जाएगा? ऊपर की ओर उत्तर है, तो उत्तर की ओर घूमकर कितना मीटर चलता है? 40 मीटर चलता है। अब फिर कहता है कि उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता है और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता है। अब पश्चिम की ओर जाएंगे तो 60 मीटर चलना है उसे। चलिए ये टोटल हो गए यहां से लेकर के यहां तक, ये कितने? 60 मीटर हो गए इसके। अब कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर, फिर बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉक, और 80 मीटर चला। तो चलिए इसे 80 मीटर लेके हम लोग चले आए। अब यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है वो 80 मीटर है। अब कहता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, ओके, यहां से चलना प्रारंभ किया था, तो यहां से लेकर अब भी जहां जिस स्थान पर है उसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालना है हम लोग? तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आप इसे मिलाते हैं और इस लाइन को आप मिलाते हैं तो ये जितना 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ये पूरा हो जाएगा 30 मीटर। ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा और इसके सामने ये भी 40 मीटर होगा। और ये टोटल जब 80 हो गए, इसमें से ये 40, तो ये भी 40 का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टोटल 60 थे, ये टोटल देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक डायग्राम में 60 दिया गया है, तो यहाँ पे ये भी कितना मीटर होगा? ये आधा, जबकि 30 मीटर हो गया, तो ये बच गया कितना? 30, और ये 30 है तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा? 30 मीटर का हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यह एक बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें से ये 40 मीटर, ये 30 मीटर, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? तो अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही आंसर कलर कर सकते हैं 50 मीटर। लेकिन अगर याद नहीं है तो हम लोग निकाल लेंगे। ये तो हाइपोटेनियस है आपका, तो 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा जब करेंगे तो ये 1600 और प्लस हो जाएगा 900, जोड़ने के बाद हो जाएगा 2500, जिसे जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 50 मीटर। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूमरल को इस तरीके से लिखा गया है, तो अलजेब्रा को हम लोग कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देख लेंगे पहले कि न्यूमरल को लिखा कैसे गया था। NUMERAL न्यूमरल है, इसे कैसे लिखा गया? देखिए फर्स्ट वाले लेटर को कहाँ लेके चला गया? लास्ट में, और फिर सेकंड वाले लेटर को यहाँ फर्स्ट कर दिया गया, फिर थर्ड वाले लेटर को जो M था वो यहाँ पे लेके चला आया, फिर M के बाद जो बचा इधर लिख दिया गया, फिर R वाले को इस साइड लेके चला आ गया, फिर A को कहाँ पे लेके चला गया? ये यहाँ पे, फिर बच गया क्या? L, तो L को फिर यहाँ पे सेंटर में जो बच गया रख दिया गया। अब देखिए UEALRMN, बिल्कुल ये है। तो ठीक अलजेब्रा को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। अलजेब्रा ए को सबसे पहले एकदम लास्ट में लेके चले जाते हैं, उसके बाद क्या है यहाँ पे? एल, तो एल को यहाँ पे लिखेंगे, ओके। फिर जी को लास्ट में लेके चले जाते हैं, फिर ई जो बचा यहाँ पे लिखा जाएगा,
फिर बी को हम लोग यहाँ लेके चले आएंगे, आर जो बचा आपका ये यहाँ चला आएगा, बच कौन गया ए, तो ए हो गया बीच में। तो देखिए कहाँ क्या लिखा जाएगा, इसे LERA मिलाइए, LERA इन दोनों में मिल रहा है, ये दोनों तो पहले ही कट हो गया। उसके बाद BGA, तो BGA यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में सही क्रम को सजाएं। सही क्रम को सजाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसे खुद बिना ऑप्शन देखे आप पहले इसे सजा लीजिए। सबसे पहले इसमें से क्या होगा, गाय, उसके बाद फिर गाय दूध देती है, फिर उसके दूध से दही बनाया जाता है, दही से फिर मक्खन तैयार किया जाता है और लास्ट में घी तैयार होता है। तो गाय कितने नंबर में, 4 नंबर में, फिर दूध कितने नंबर में, 2 के बाद फिर 3 दही हो जाएगा, मक्खन 5 नंबर और घी 1 नंबर। अब 4 2 3 5 1 देखिए किस ऑप्शन में है, 4 2 3 5 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो बताइए कि एंड के लिए कूट याद करना है आपको। तो चलिए इसे एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इसमें से किसी के बारे में भी पूछा जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं। इसे लिखा गया स्टील इज स्ट्रॉन्ग, उसके बाद 298 को क्या लिखा गया, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, फिर 387 को लिखा गया आयरन एंड स्टील। चलिए सबसे पहले देखिए इन दोनों में इज स्ट्रॉन्ग और इज स्ट्रॉन्ग कॉमन है। यहां पे देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक तो आपका 9 कॉमन है और ये 9 कॉमन है। चलिए यानी कि 9 और क्या कॉमन है, एक चीज और 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, यानी 9 और 2 दोनों में से किसी के लिए भी इज स्ट्रॉन्ग दिया गया है। बच गया 7, तो 7 के लिए क्या हो गया, स्टील यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 8 कॉमन है, ये 8 और 8 इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आयरन कॉमन है। तो 8 के लिए क्या हो गया, आयरन हो गया। अब यहाँ पे 7 के लिए स्टील था तो यहाँ भी तो 7 के लिए स्टील होगा, तो चलिए ये 7 के लिए स्टील हो गया। अब बच कौन गया, एंड, तो एंड के लिए क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, और पूछा ही गया था एंड के लिए क्या होगा, तो एंड के लिए 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंड का बता दीजिए या स्टील का या फिर आयरन का, तो आप किसी का भी इसमें निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कहता है कि यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले सेंटर पॉइंट आप मान लीजिए कि ये जो है आज है। अब कहता है यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए दिन के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कहता है आने वाला कल, ये आज है, ये हो गया आने वाला कल, ठीक। उसके बाद 2 दिन बाद, 1 2, ये 2 दिन बाद क्या है, यहाँ पे शुक्रवार है। अगर ये शुक्र होगा तो ये बृहस्पति होगा और ये बृहस्पति, फिर ये हो जाएगा बुध और ये हो गया मंगल, यानी आज मंगल है। अब आपसे पूछा बीते हुए कल से, बीता हुआ कल, ये हो गया बीता हुआ कल, ये हो गया बीता कल। अब बीते हुए कल के 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले हो गया। सप्ताह का कौन सा दिन, तो यहां से अब बैक हो जाइए, यहाँ पे तो हो गया मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, अब इससे बैक हो जाइए। मंगल के पहले क्या, सोम, सोम के पहले क्या, रवि, और रवि के पहले क्या हो जाएगा, शनि, यानी ये कौन सा दिन होगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि ए सी के पिता हैं जिसका लड़का डी है।
ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, सॉरी यहाँ पे डबल टाइम हो गया है, जिसका भाई डी है। ए का ई के साथ क्या संबंध है? चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ए जो है सी का पिता है, ए लिख लिया हमने। ये कौन है? सी के लिए, सी का ये पिता है, यानी ये जो है इसका पुत्र या पुत्री रही होगी, जिसका लड़का डी है। जिसका किसके लिए शब्द आता है? जो कि ठीक इसके पहले हुआ हो, तो सी के लिए यूज किया गया है, जिसका लड़का डी है, यानी सी का लड़का कौन है? डी, यानी इसका ये बेटा है। चलिए अब कहता है कि ई एफ की माता है, कहीं पे भी लिख लेते हैं। ई जो है एफ की कौन है? ये माता है, जिसका भाई डी है, यानी एफ का भाई है डी, ये हो गया इसका भाई। अब मालूम नहीं ये लड़की अगर होगी तो ये भाई बहन हो जाएंगे, अगर ये लड़का होगा तो दोनों भाई होगा आपस में। तो ए और ई का संबंध बताना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सी का पिता है ये, और ये इसका बेटा है, और इसका अगर ये भाई है तो ये दोनों आपस में या तो भाई भाई या तो भाई बहन होंगे। और इनकी ये माता है, तो इन दोनों की माँ हो गई ये। अब ये अगर इन दोनों की माँ हो गई और ये इसका बेटा है, तो इन दोनों के लिए ये कौन हो गए? पिता हो गए। अब पिता हो गए, और पिता के पिता यानी इन दोनों के लिए ये हो गए दादाजी, और ई के लिए ये कौन हो गए? तो इनके हो गए ससुर जी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 7 है, फिर 512, फिर 11 है, तो यहाँ डैश, तो 7 और यहाँ पे 512 है। तो पूछा गया 11 है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो देख लीजिए रिलेशन। यहाँ पे 7 था, 7 में +1 किया गया और इसका क्यूब कर दिया गया। 8 का क्यूब होता है 512। तो यहाँ भी 11 है, तो यहाँ पे 11 + 1 का होल क्यूब होना चाहिए। तो 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 17, 28। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि युद्ध और बर्बादी के बीच है? तो देखिए, युद्ध से क्या होता है? जब युद्ध होता है तो युद्ध का परिणाम क्या होता है? कि बर्बादियां होती है। युद्ध का ही परिणाम है बर्बादी होती है। तो भोजन का परिणाम भूख? जी नहीं। कोर्ट का परिणाम न्याय? जरूरी नहीं है कि कोर्ट का परिणाम न्याय हो। आग का परिणाम जलना? जी हाँ, आग जब लगती है तो उसका परिणाम क्या होता है? कि सारी चीजें जल जाती है। तो आग का परिणाम जलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? चलिए, ये एक फोटो है और सुरेश इशारा करके बता रहा है। सुरेश ने कहा कि यह, इस फोटो के बारे में, ये जो फोटो है इसके बारे में कहा कि यह मेरे दादी जी के, इसकी दादी जी है, दादी जी का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, इकलौता। अब एक चीज याद रखिए कि जब ये इसकी दादी है तो दादी का एकमात्र पुत्र तो इसके पिता ही होंगे ना, इसके पिता होंगे। तो एकमात्र पुत्र और इसके पिता की कौन है? एकमात्र पुत्र की पुत्री। तो इसके पिता की पुत्री क्या कहलाएगी? इसकी बहन हो जाएगी। तो फोटोग्राफ में दर्शाई गई जो महिला है सुरेश से क्या संबंध है? तो इसका संबंध है बहन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चों में क्यू दाईं ओर से 8वां है तथा क्यू और डी के बीच 10 बच्चे हैं। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, बट उतना भी इजी नहीं है। चलिए, एक पंक्ति में उत्तर की ओर, उत्तर की मुंह मतलब इधर मुंह किए हुए सारे बैठे हुए हैं। अब कहता है कि 25 बच्चों में, टोटल 25 बच्चे हैं, क्यू जो है दाएं छोर से 8वां है, तो दाएं छोर से इधर ले आते हैं। मान लिया जाए ये 8वां स्थान है
और ये किसका स्थान है, Q का। अब Q और D के बीच 10 बच्चे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 10 बच्चे को इधर रखूं या इधर। तो जब आप देख रहे हैं कि इधर से 8वां स्थान इसका है, तो अगर D को आप इधर लेते हैं तो 10 बच्चे कहाँ से आएंगे इसके बीच, यानी इधर ही होगा। तो Q और D के बीच यहाँ पे 10 बच्चे हैं और इसमें से Q को भी छोड़ दिया गया है, D को छोड़ के बीच में 10 बच्चे हैं अवेलेबल। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 और 8 कितने बच्चे हो गए, 18 बच्चे। 8 यानी इसमें Q भी शामिल हो गया और लेकिन 10 में से ये D शामिल नहीं हुआ है अभी। तो 18 बच्चे, तो बाकी इधर कितने बच्चे बच गए, तो 25 में से आप 18 को माइनस कर दीजिए तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे इधर 7। ओके, अब इधर अगर 7 बच्चे हैं तो ये 7 बच्चे में D भी शामिल है, क्योंकि यहां तक आपने D को काउंट नहीं किया था। तो कहा गया अब आपसे कि बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान, तो बाएं छोर में जब 7 बच्चे हैं तो इसका स्थान कितना होगा, 7वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 व्यक्ति A, B, C, D और E है। B लंबा है D से और D लंबा है A से और C लंबा है B से, लेकिन E से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। चलिए जैसे कहते हैं आप वैसे करते जाते हैं। B लंबा है D से, तो D को नीचे रखा, B को ऊपर, जो लंबा है उसे ऊपर रखते जाएंगे। और D लंबा है A से, तो A नीचे हो जाएगा, B से लंबा हो गया D। और C लंबा है B से, C लंबा है B से, तो यहां हो गया। लेकिन E से छोटा है, लेकिन ये जो है E से छोटा है, तो अब सबसे लंबा कौन हो गया, E हो गया सबसे लंबा। ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता सबसे छोटा कौन है तो ए हो जाता है इसका आंसर, सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, यहाँ पे हो जाएगा पड़ रही थी, तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। बड़ा ही अटपटा सा सवाल लगता है, बट चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे की मुंह ओर करके बातें कर रहे थे और सबसे पहले ये देख लीजिए कि मोती जो है उसकी छाया सुनीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। सुनीता के ठीक दाईं ओर, अगर मान लिया जाए सूर्य इधर है और अगर हम यहाँ पे एक दूसरे को खड़ा करते हैं तो एक के लिए जो अगर मान लिया एक के लिए जो दायां होगा उसके लिए बायां होगा, ये तो कंफर्म है। अगर सूर्योदय इधर से हो रहा है तो परछाई किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। और कहा गया है कि मोती की परछाई बन रही है, इधर जो है मोती की परछाई बनेगी जो कि सुनीता के ठीक दाहिने ओर, यानी कि सुनीता यहाँ पे खड़ी है। सुनीता इधर खड़ी है, तभी इसका ये दाहिना हो जाएगा, सुनीता का ये दायां भाग, और इधर हो जाएगा बायां भाग। ओके, और मोती इधर खड़ी है तो मोती के लिए ये हो जाएगा दायां भाग और ये हो जाएगा बायां भाग। अब कहा गया, अब आपसे सारे दाएं बाएं हो गए, तो पूछा गया कि मोती जो है किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो मोती यहाँ पे खड़ी है ना इसके सामने, तो इसका मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फलों की 3 टोकरियां हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगने फल हैं। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी से 3/4 फल हैं, मतलब टोकरी के 3/4 फल हैं। सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है। बताना है आपको कि पहली टोकरी में कितने फल हैं। तो टोकरी ए, बी और सी 3 टोकरी हैं। कहा गया पहली टोकरी में दूसरे से दोगुना है, तो दूसरी टोकरी में अगर x है तो पहली टोकरी में कितना हो जाएगा 2x। और तीसरी टोकरी में कहा गया पहला का 3/4, पहला है 2x और इसका 3/4। अब इसे कट करें तो 2 टाइम में कट जाएगा। अब ये बटे में आ गया, चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब एलसीएम चूंकि बटे इसमें 1 और सब में बटे क्या है 1 है, इसके नीचे सारे के नीचे बटे 1, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 से सभी में कर देना है मल्टीप्लाई।
अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगर ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, तीनों का रेशियो। तीनों को अगर ऐड कर दें तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया था कि टोटल फलों का औसत है 30 तीनों टोकरियों के, तो कुल फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल फलों की संख्या तो 30 है औसत और गुने 3, टोकरियों की संख्या 3 है तो टोटल 90 फल हो जाएंगे। तो 9x = 90 लिखेंगे, कट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 10। पूछा गया पहली टोकरी में कितने फल, तो पहली टोकरी में कितने फल थे 4x, यानी कि 4 × 10 यानी कि 40 फल होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो है 70 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर XY मान के भी बना सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ XY मान के भी, क्योंकि ऑप्शन से तो आप बना ही लेते हैं। चलिए मान लेते हैं पिता का आयु, पिता X और पुत्र का मान लिया हमने Y, x + y = कितना हो गया 70। अब 10 वर्ष बाद तो पिता भी हो जाएगा 10 वर्ष बाद, पुत्र भी 10 वर्ष बाद। पिता के आयु का ये ठीक आधा हो जाएगा ये, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे इसमें। x + 10 = 2y + 20 हो जाएगा। अब x - 2y इसे इधर लाया और ये इधर जाके कितना हो गया 10, ये हो गया समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो अब जब 1 और जब 2 को सॉल्व करेंगे तब इसमें से आ जाएगा, मतलब दोनों को माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा 20, आप सॉल्व कर लीजिएगा, और x का मान आ जाएगा, इसमें मान जब पुट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 50, तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि उनकी आयु, x किसे माना था अपने पिता, यानी पिता की आयु 50 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसे ही हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करके मैं बता देती हूँ कि अगर पिता है 50 और पुत्र की आयु है 20, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि दोनों का आयु का योग 70 है या नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये 70 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा। बच जाते हैं चेक करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए 50 और ये 20 है, कहता है 10 वर्ष बाद, तो 10 इस दोनों में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। तो देख लीजिए ये इसका आधा हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि निम्न में विषम को चुने, जो अलग है उसे आपको चुनना है। ऑप्शन में है चांदी, सोना, कांसा और लोहा। तो इसमें से जो डिफरेंट होगा वो होगा कांसा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि चांदी, सोना और लोहा ये सभी धातु है, जबकि कांसा जो है मिश्र धातु है। ओके, एंड आई थिंक कि आप सबों का स्कोर अच्छा खासा रहा होगा रीजनिंग में भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर भी करें।